कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 की जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का जो आपका पेपर होने वाला है 25 अप्रैल को आपका ये पेपर रहेगा। और 25 अप्रैल को जो पेपर आएगा पूरा हूबहू इसी पेपर पैटर्न पर आधारित आपका पेपर आने वाला है। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, आपका जो फुल स्कोर होगा और आप अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। बस शर्त यही कि आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और मैं जो आपको इस वीडियो में प्रश्न बताऊंगा उनको अच्छे से याद कर लेना है। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो आपको 25 अप्रैल को जो आपका जो पेपर रहेगा सुबह जो 11:30 से लगा करके जो 2:45 के बीच में, तो यह पेपर आपके बहुत ही शानदार आपके रहने वाला है। कमेंट करके बताना कि आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो पेपर है वो आपका कैसा रहा। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का जो पेपर है वो आपका कैसा रहा और क्या आपका कोई फ़ायदा मिला यहाँ पर वीडियो देखने से, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन वाला पेपर राजस्थान जीके का जो कि 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और इस पेपर में आपको पूरा जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर पैटर्न है सेम आपके 10 तौबा शब्द आएंगे इसमें और 8 आपके जो रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और 11 आपके ये वन लाइनर आएंगे 2-2 नंबर के। इसके अलावा जो 3 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के जो आपके 10 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न आपके 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न आपके 7-7 नंबर के आने वाले हैं। तो पूरा आपका जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका जो 25 तारीख को पेपर होगा सेम इसी पेपर पैटर्न पर आधारित रहने वाला है। और केवल आप जो इन 3 पार्ट को आप जो तैयार कर लेना, आपका जो 70% जो स्कोर आप अच्छे से प्राप्त कर लेंगे। तो वो 3 पार्ट आपके कौन कौन से हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल से इस वीडियो को हम चर्चा करने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने मिनट का होगा, आधे घंटे का होगा या 1 घंटे का, सवा घंटे का, लेकिन ये वीडियो जो विद्यार्थी शुरू से अंत तक देख लेगा मेरी गारंटी है वो आपके जो 100 में से आपके जो आराम से जो 95+ नंबर जो प्राप्त करेगा, ये मेरी आपको जो पूरी गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। इसकी PDF आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी, ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना। साथ ही आप ऐप के अंदर इसका जो टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट भी उपलब्ध है। टेस्ट में से खूब सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपको पूरा जो पेपर इसमें समझा देता हूँ किस प्रकार से आपको पूरा पेपर आएगा। 100 नंबर का पेपर आएगा और इसमें आपको जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन थे। इसमें आपको PA पूछा जा रहा है। जोधपुर का जो आपका PA कौन था वो आपसे पूछा जा रहा है। जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 का उसके समय। ऑप्शन है मेजर बटन, ईडन, मैकमोसन और सावर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ये जो मैकमोसन है, ये मैकमोसन वही है जिसका जो सिर काट करके जो अवा के किले पे टांग दिया था, ये वही मैकमोसन है। ये पॉलिटिकल एजेंट है जोधपुर रियासत का। तो याद कर लेना, मारवाड़ आ जाए तो भी एक ही बात है, जोधपुर आ जाए तो भी एक ही बात है। तो जोधपुर मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो आपकी मैकमोसन था और ये 1857 की क्रांति के समय याद करना है। ये जो मेजर बटन है वो कहाँ का था, तो मेजर बटन जो था वो कोटा का था। ये कहाँ का था, ये कोटा का था। और ईडन जो था वो आपके जयपुर का था। ईडन कहाँ का था, ये ईडन जयपुर का था। और सावर से ये भी हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो पॉलिटिकल एजेंट है आपकी ये पहले पार्ट में दे रखा है आपके ये कि कोटा के कौन थे, मेजर बटन थे। और जोधपुर के थे आपके मैकमेसन और भरतपुर का मोरिसन थे और जयपुर के थे ईडन और उदयपुर के सावर्स थे। और फिर आपके जो ये रियासत है सिरोही रियासत, इसके जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे, JD होल थे। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है, ये जोधपुर का पूछा तो आपको मैकमेसन करना है। तो पहले पार्ट के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न और कौन कौन से, तो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ये पहले का कि 1823 में जो अंग्रेजों के साथ में सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने संधि की थी। तो सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत थी वो आपके सिरोही रियासत थी। 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के समय सैनिक छावनियाँ कहाँ कहाँ पर थी, तो 6 जगह पर आपके सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, जिसमें आपके जो नसीराबाद, नीमच, कोटा, ये इसके अलावा जो खेरवाड़ा, देवली, ये सभी आपकी जो रियासतें थी। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस दिनांक से हुआ, तो याद कर लेना, डेट आपको 28 में याद कर लेनी है और स्थान आपका राजस्थान में नसीराबाद है। राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 के दौरान जो क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। तो अवा के जो कुशाल सिंह थे और इसके अलावा कोठारिया के थे जोध सिंह, सलूम्बर के थे। तो ये तीनों शासकों के नाम आपको उसमें याद कर लेना है।
फिर आपके अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जो जतिन दास है वो किसको कहा जाता है। तो राजस्थान का जो जतिन दास है वो बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके बाल मुकुंद बिस्सा करना है। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर आपको बाल मुकुंद बिस्सा याद कर लेना है। और ये सागरमल गोपाल जैसलमेर के थे। नाना भाई खाट ये कालीबाई बिल के गुरु थे। और भारत जो थे प्रताप सिंह भारत ये केसर सिंह भारत के पुत्र थे, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी थे। अब तो शाहपुरा जो नया जिला बन चुका है ये उस शाहपुरा के निवासी थे। तो ये बाल मुकुंद बिस्सा है, इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है, जतिन दास कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो 1908 को डीडवाना के पीलवा गांव में हुआ था। आप में से कोई डीडवाना जिले का होगा तो उनको पता है। सागरमल गोपाल जैसलमेर के थे और इन्होंने जो किताबें लिखी थी आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, तो ये किताबें इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा नाना भाई जो खाट है वो रास्तापाल डूंगरपुर के थे और इन्होंने जो वहाँ पर जो पाठशाला में ये पढ़ाते थे। नेक्स्ट है फिर आपके ये इसमें इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट ये बनता है ये कालीबाई भील का, जो कि इनका जो स्मारक है वो कहाँ पर बना हुआ है। तो कालीबाई भील का जो स्मारक है वो रास्तापाल गांव में बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। बाकी यहाँ से आपके जो और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम देख लेते हैं कि सीकर के क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम बताने जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना भूमिका निभाई स्वतंत्रता संग्राम में। तो डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जी निठरवाल, ये 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद कर लेना है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले किस क्रांतिकारी को जो फांसी पर चढ़ाया था, तो ये थे राजस्थान के अमरचंद भाटिया। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था, तो नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी का। चेतावनी रच चुंगटे किसकी रचना है, तो केसरी सिंह भारत की रचना है। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है, तो ये कालीबाई की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। देखो ये पेपर को सोल्व करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको इस पेपर के अलावा और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरी आपको गारंटी, क्योंकि मैं आपको इतना सब कुछ इस वीडियो में करवाने वाला हूँ कि आपको और बार बार जो छोटे छोटे वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को इसलिए आपको जो शुरू से अंत तक अच्छे से देखना है। अगला प्रश्न है कि ऊपरमाल के जो निवासी हैं किसको महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे, माणिकीलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। तो इसका जो उत्तर आपको करना है विजय सिंह पथिक करना है। विजय सिंह पथिक आप सभी को पता है कि इनका जो बचपन का नाम था, मूल नाम था, वास्तविक नाम था वो भूप सिंह गुर्जर था। इनका जो वास्तविक नाम तो वो क्या था, वो भूप सिंह गुर्जर था। ठीक है, ये गुर्जर जाति के थे और ये उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर के गुडावली गाँव के निवासी थे। और इनको राजस्थान के जो किसान आंदोलन में उनका जनक कहा जाता है। बिजूलिया किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और उनका नेतृत्व किया था। बाकी इन्होंने तीनों ने बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसको नेशनल लेवल पे पहुंचा था वो विजय सिंह पथिक के द्वारा इसको प्रसारित किया गया था। तो ये है विजय सिंह पथिक। इनको उपरमाल में अत्यधिक जो लोकप्रिय हो गए थे और वहाँ के निवासी इनको महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। ये प्रश्न आपका यहाँ से पूछा हुआ है। वैसे आप सभी को बताएं कि आप में से कई सारे विद्यार्थी बिजूलिया के होंगे। तो बिजूलिया बहुत ही लंबा किसान आंदोलन चला था। वहाँ पर जो पथिक सर्कल भी बना हुआ है, पथिक जी की मूर्ति भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये 3 चरण में हुआ था और लगभग ये 44 वर्षों तक किसान आंदोलन चला था। ये 1897 से लगाकर जो 1941 तक जो ये किसान आंदोलन चला था और ये 3 चरणों में चला था। यहाँ के जो किसान थे वो अधिकतर धाकड़ जाति के थे और ये बिजूलिया वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मैं जो आपको लाइनें अंडरलाइन करवा रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इन्हीं में से आपका जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। ऊपरमाल पंच बोर्ड है, ये सभी आपको जो पूछा जाएगा। बोजी लंबरदार जो है वो आपके भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व वो राम नारायण चौधरी ने 1921 में किया था। और फिर आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है निमुंचना जो हत्याकांड हुआ था वो अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है और महात्मा गांधी ने इसको जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था और इसको डायरवाद से गहरा और व्यापक संज्ञा दी गई थी। फिर आपके आता है बरड़ बूंदी किसान आंदोलन। आप में से बिजूलिया का तो कोई ना कोई होगा, कमेंट करके बताना। बिजूलिया बहुत ही फेमस किसान आंदोलन रहा है। वहाँ तो मैं भी रहा हूँ 2 साल, मैंने भी वहाँ से जो पढ़ाई की थी बिजूलिया से। तो आप में से कोई बिजूलिया का हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। बहुत ही अच्छा कस्बा है, तहसील बन चुकी है अब तो ये। तो वहाँ के जो किला वगैरह जो फोर्ट हैं वो बहुत ही अच्छा है
ये एक बार आप में से कोई विद्यार्थी बिजोलिया जिले का हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बिजोलिया के आसपास सक्करगढ़ है, श्यामपुरा है, ये तिलस्मा महादेव है, जोगिनी माता हो, या फिर आसपास के जो भी विद्यार्थी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में, तो ये तो सभी को पता है, भीलवाड़ा जिले में है। विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर है। और प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का है। 1931 में भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया था। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस किसान हत्याकांड की तुलना गांधी जी ने जलियांवाला बाग से की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीमूचना हत्याकांड। तो ये आपके जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला जो क्वेश्चन आपका ये कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, तो भगत पंथ है, इसके प्रतिपादक बताना आपके कौन है, तो मोतीलाल तेजावत, गुरु नानक देव, कालीबाई और गोविंद गिरी। इन्होंने गुरु नानक देव देकर आपको कन्फ्यूज किया है। गुरु नानक देव तो इसका उत्तर होगा नहीं, ये तो सिखों के गुरु थे। आपको इसमें याद रखना है भगत पंथ जो स्थापित किया गया था, इसके जो संस्थापक थे वो गोविंद गिरी थे। याद कर लेना, गोविंद गिरी ये बादशाह डूंगरपुर के थे, बेरसा के, और इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। याद कर लेना, गोविंद गिरी के द्वारा जो भगत पंथ की स्थापना की गई थी। तो ये गोविंद गिरी जी हैं जिन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी और इन्होंने सम सभा की भी स्थापना की थी। तो इनका नाम आपको याद कर लेना है। ये बेरसा जो गोविंद गिरी का प्रमुख जो केंद्र था, जो ये मानगढ़ धाम है, जो आदिवासियों का जो यहाँ पर मेला लगता है, कुंभ लगता है यहाँ पे, और सम्मेलन होता है यहाँ पे। तो ये भी आपको मानगढ़ जो है बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर मोतीलाल जी तेजावत जो है उन्होंने एके आंदोलन शुरू किया था, ये भी आपको याद कर लेना है। इसके अलावा आपको ये याद करना है कि एके आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये मातृकुंजा चित्तौड़गढ़ से जो रासमी तहसील है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ के क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ब्यावर। इसकी स्थापना 1822 में होती है। और मेवाड़ बिल कोर का जो मुख्यालय है वो खेरवाड़ा में है। दोनों अलग अलग हैं, याद कर लेना। मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में है, 1822 में स्थापित हुआ था। और मेवाड़ बिल कोर की जो स्थापना है, मुख्यालय है, वो 1840 में स्थापना होती है इसकी। और खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय है। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, तो ये गुरु गोविंद गिरी हैं। ठीक है, तो याद कर लेना गोविंद गिरी। एक के आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो ये मोतीलाल तेजावत ने किया था। ये जो मातृकुंजा से इसकी जो शुरुआत होती है 1921 में। 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके कौन सी नवीन बटालियन किया गया था, तो मीणा कोर को इसको स्थापित किया गया था। फिर आपके अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये कि राजस्थानी जो राजस्थान टाइम्स एक अंग्रेजी समाचार पत्र है, साप्ताहिक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है राजस्थान टाइम्स। इसका प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, अजमेर, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। तो पांचवें पार्ट के शुरू में इसका जो आपको उत्तर मिल जाएगा, ये यहाँ पर आपको इसका हाईलाइट कर रखा मैंने, ये कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स है जो 1885 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। तो राजस्थान टाइम्स एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है और ये कहाँ से शुरू होता है, ये अजमेर से शुरुआत होती है। इसके अलावा उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर है। और बंकिम चंद्र ने कौन सा जो गान लिखा था, वो वंदे मातरम लिखा था, जो कि हमारा राष्ट्रगीत है। तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। उदयपुर से प्रकाशित होता था सज्जन कीर्ति सुधाकर। और अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि राजस्थान टाइम्स के नाम से फेमस था और ये 1885 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। फिर बात कर लेते हैं चेतावनी राज चुंगटे की। तो ये एक 13 दोहे हैं इसमें। और इन्होंने उदयपुर की जो महाराणा थे फतेह सिंह जी, इनको दिल्ली दरबार में शामिल न होने के लिए, इनको जो रोकने के लिए इनके द्वारा जो 13 दोहे लिखे गए थे। और ये 13 दोहे इनके जो आत्मसम्मान को जगाने के लिए काफ़ी थे। और ये दिल्ली तो गए थे फिर फतेह सिंह जी, लेकिन वो दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। तो ये चेतावनी राज चुंगटे हैं जो कि केसरी सिंह भारत के द्वारा लिखे गए थे। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ये, जिसमें राजस्थान सेवा संघ है जिसका जो स्थापना है वो 1919 में होती है वर्धा में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में होती है। विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, इन तीनों ने मिलकर जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और इसका मुख्य उद्देश्य आपको याद कर लेना है, जनता की समस्या का निवारण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बाकी दूसरा उद्देश्य इनका ये था कि जागीरदारों और राजाओं को अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। फिर बाद में 1920 में जो इसका मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। जो वर्धा था उसके स्थान पर जिसका मुख्यालय है वो कहाँ पर आ गया था, 1920 में राजस्थान सेवा संघ का वो अजमेर आ गया था। फिर इसके बाद में कुछ जो प्रजामंडल हैं उनके नाम आपको याद कर लेना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो प्रश्न उत्तर वो हम पहले इसमें देख लेते हैं। पाठ के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं
ताकि इनमें से कोई प्रश्न आपके रिपीट होगा तो वो गलत नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न बनता है दूसरा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये वर्धा में हुई थी। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना 1920 में होती है। और अंग्रेजों किसके प्रयासों से 1945 में जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है? तो ये आपके भोगीलाल पंड्या की। ये प्रश्न आपके यहाँ से आया था कि अंग्रेजी साप्ताहिक जो समाचार पत्र हैं राजस्थान टाइम्स, इसका प्रकाशन है जो अजमेर से होता था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि राजस्थान दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो वैसे तो अब ये जो राजस्थान दिवस है जो चेंज हो चुका है, अब आपके जो भारतीय नव वर्ष है उसके कैलेंडर के अनुसार जो मनाया जाएगा जो उसमें लेकिन इसके अनुसार आपको डेट याद करनी है। वो आपको क्या करना है, 30 मार्च को आपको याद कर लेना है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। देखो आपका जो एकीकरण वाला पार्ट है, ये एकीकरण वाला पार्ट जो आपके 25 नंबर का है, इस पार्ट में आपके 25 नंबर के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और जो विद्यार्थी 5वां पार्ट, 6ठा पार्ट और 7वां पार्ट, ये 3 पार्ट अच्छे से कर लेगा, उसके 25 + 25 + 20, 5वां पार्ट आपके 20 नंबर का है, तो ये आपके 70 नंबर का मैटर आपके इन 3 पार्ट से कवर होगा। तो इस पार्ट के जो प्रश्न है उनको एक भी प्रश्न आपको अच्छे से मतलब छोड़ना नहीं, उसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, ताकि आपके जो 100 में से जो 70 नंबर का मैटर वो आराम से कवर हो जाएगा। तो क्या है एकीकरण वाले पार्ट में? एक तो ये संख्या आपको याद कर लेनी कि राजस्थान में एकीकरण के समय 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक आपके केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। एक तो आपको ये वाला चीज़ें याद कर लेना है। फिर आपके इसमें जो एकीकरण के संबंध में जो आपके मत्स्य संघ है, इसके जो रियासतें उनके आपको नाम याद कर लेनी है। प्रथम चरण में आपको जो मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था इसमें 18 मार्च 1948 को, और इसमें 4 तो रियासतें थी और एक ठिकाना था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन चारों रियासतों का नाम आपको ऐसे याद कर लेना है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD से। ये मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, इसमें एक अलवर का जो नीमराना ठिकाना है वो भी इसमें शामिल था। और फिर बात कर लेते हैं इसमें आपके जो 17 और 18 दोनों डेट आपको इसमें याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो आपके 18 दे रखी है 18 मार्च, और नीचे यहाँ पे 17 मार्च दे रखी। तो इसका जो डेट है आपको 17 और 18 दोनों याद कर लेनी है, 17-18 मार्च 1948 को। तो यहाँ पर इसका जो उद्घाटन है वो NV गौडगिल ने किया था 17 मार्च 1948 को। फिर 3 मार्च 1948 को जो ये रियासतें मिला करके, ठीक है, तो राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। और इसके बाद में फिर जो मेवाड़ का विलय हुआ था, ठीक है, राजस्थान संघ में। तो इससे पहले आपको जो बांसवाड़ा के जो महारावल हैं चंद्रवीर सिंह जी, इनका जो कोटेशन है वो आपको याद कर लेना है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए इन्होंने कहा था कि इन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट बताई थी और कहा था कि मैं अपने जो डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये लाइन बहुत ही फेमस है इनकी, चंद्रवीर सिंह जी की। तो इनकी आपको ये लाइन याद कर लेनी है कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इसके बाद में फिर जो बड़ी बड़ी जो रियासतें होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। वृहद राजस्थान का निर्माण होता है और इसमें जो अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो 30 मार्च 1949 को जो वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन होता है, सरदार पटेल जो राजस्थान जो लौह पुरुष है भारत के, वो राजस्थान का जो उद्घाटन करते हैं वृहद राजस्थान का, वो 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। और इस दिन जो हीरालाल जी शास्त्री थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये प्रमुख जो डेट वगैरह हैं इनके आपको दे रखी है कि कौन सी जो चरण में कितनी जो रियासतें विलय हुआ था और कौन कौन सी रियासतें उसमें शामिल थी। पहले में आपके मत्स्य संघ, इसमें आपकी 4 रियासतें थी, एक तो ये याद कर लेनी आपको। और फिर दूसरे में आपकी जो राजस्थान संघ था, तीसरे में आपके संयुक्त राजस्थान था जिसमें आपके उदयपुर जोड़ा गया था संयुक्त राजस्थान में। चौथे में आपके वृहद राजस्थान, बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जुड़ी थी। और पाँचवें में आपके वृहद राजस्थान से जो पहली रियासत थी, पहला संघ था आपके मत्स्य संघ, उसको इसमें जोड़ा गया था। तो ये 5वें में जोड़ा था ये। और छठे में आपके जो सिरोही को विलय किया गया था। और 7वें चरण में अजमेर, मेरवाड़ा और सिरोही का जो भाग था, जो अबू रोड वगैरह है, ये सभी इसमें जोड़ दिए गए थे। टोटल 7 चरणों में अपने राजस्थान का एकीकरण होता है। वर्तमान का जो आप मैप देखते हैं वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। जो अपने मैप है पूरा वो 1 नवंबर 1956 को अपने अस्तित्व में आता है। तो यहाँ पर ये जो आपकी जो क्वेश्चन है वो आपको याद कर लेना है कि मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो किन देशी रियासतों से मिलकर हुआ था। तो इसमें आपको याद कर लेना है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो वो आपको जो डेट है वो आपको याद रखनी इसमें।
तो ये सभी जो प्रश्न हैं वो आपके बार बार जो रिपीट होंगे। तो ये इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे बता देते हैं। मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में जो विलय कब हुआ था, तो इसकी जो डेट है आपको यहाँ पे देख लेनी है। मेवाड़ का जो संयुक्त राजस्थान में जो विलय हुआ था वो यहाँ पर हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। ये तीसरे चरण में इसमें विलय होता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि वृहद राजस्थान का जो निर्माण है वो कब होता है। तो वृहद राजस्थान का जो निर्माण है वो भी हीरालाल जी शास्त्री इनका जो 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का निर्माण होता है, उद्घाटन होता है। और हीरालाल शास्त्री को जो इनका अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो 30 मार्च 1949 को डेट याद करनी है और इसी 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि जयपुर को राजधानी बनाने के संबंध में एक प्रश्न कि वृहद राजस्थान की राजधानी का चयन करने में जो समिति बनी थी वो किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। तो ये भी आपको याद करनी है। ये सरदार पटेल ने राजधानी के विषय में जो एक समिति बनाई थी, पी सत्यनारायण राव समिति, इसकी नियुक्ति की गई थी और इनकी समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो वो जो सत्यनारायण राव समिति है उनका नाम आपको इसमें याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वृहद राजस्थान का जो राज प्रमुख है वो किसको बनाया गया था। तो देखो, प्रधानमंत्री तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था और जो राज प्रमुख है राजधानी जयपुर को बनाई गई थी वृहद राजस्थान की, और इसके जो राज प्रमुख है वो जो वहाँ के जयपुर के जो महाराजा थे सवाई मानसिंह, इनको जो वहाँ का राज प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजाओं का सम्मेलन कहाँ पर बुलाया था। तो इन्होंने जो उदयपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। ये इसी पाठ के जो शुरू में आया था, ये जो सम्मेलन बुलाया था वो उदयपुर में बुलाया गया। तो ये कि मेवाड़ के महाराणा जो भूपाल सिंह हैं इन्होंने 26 जून 1946 को राजस्थान की यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था। बस ये नाम आपको याद करना है। उदयपुर में बुलाया था, किसने बुलाया था, तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। और ये यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था वो 25-26 जून 1946 को हुआ था। ये अगला जो प्रश्न आपके 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद जो पाकिस्तान ने फ़ख्र ए हिंद की उपाधि से किसको नवाजा गया था। और एक आपके प्रश्न है कि शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लास्ट वाले चैप्टर में मिलेंगे। तो आइए हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर वहाँ पे देख लेते हैं। तो ये 7वां चैप्टर है आपका, जिसका नाम है आपके राजस्थान का शौर्य परंपरा, और ये 25 नंबर का चैप्टर। इस पार्ट में से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें से कोई भी जो प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो दोनों प्रश्न आपके कि फ़ख्र ए हिंद की जो उपाधि वो किसको दी गई थी, इसके अलावा आपको ये बताना कि शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो ये है लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह। ये इनका जो जन्म है वो जसोल बाड़मेर में हुआ था। जसोल बाड़मेर में इनका जन्म होता है। और ये 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय कर्नल हनुत सिंह जो पूना हॉर्स के कमांडर थे, और इनको जो महावीर चक्र भी दिया गया था बाद में। और 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भी इन्हें जो फ़ख्र ए हिंद के नवाजा गया था, और अप्रैल 2015 में इनका निधन हो गया था। तो ये नाम आपको याद कर लेना है। फ़ख्र ए हिंद के नाम से उपाधि दी गई थी पाकिस्तान की ओर से, वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह। तो इनका नाम आपको याद करना है। फिर आपके अगला प्रश्न था कि शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है। तो ये जो अशोक चक्र है, ठीक है, अशोक चक्र, वो अशोक चक्र है जो परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद में शांति के समय जो वीरता दिखाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। तो इसका जो सबसे ऊंचा पदक वो कौन सा है। शांति काल के समय जो युद्ध के समय तो आपके ये दोनों मिलते हैं, महावीर चक्र और परमवीर चक्र, लेकिन शांति के समय जो वीरता दिखाने का जो सबसे ऊंचा पुरस्कार है वो आपके वीरता पुरस्कार, वो आपके देख सकते हैं, ये अशोक चक्र है। जो सबसे पहले किसको मिला था, ये तो हमारे जो महेंद्र सिंह इनको दिया गया था। तो ये इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको पता चल गया होगा कि ये तो लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह है जिनको फ़ख्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, और शांति काल के लिए वीरता के जो पुरस्कार दिया गया था वो आपके अशोक चक्र हैं। ठीक है, अशोक चक्र जो है वो आपका शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। तो आइए इस पार्ट के जो पीछे के प्रश्न उत्तर है, 7 प्रश्न उत्तर दे रखे, इन 7 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि राजस्थान की तुलना जो थर्मोपिले से किसने की थी। तो कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने जो राजस्थान की तुलना थर्मोपिले से की। तो कर्नल जेम्स टोड जो कि इतिहास के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने जो राजस्थान की जो तुलना है थर्मोपिले जैसी जो रणभूमि से की थी, और कहा था कि राजस्थान एक ऐसा राज्य नहीं है
राजस्थान का कोई छोटा सा राज्य नहीं है जहाँ पर जो थर्मोपली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहाँ पर लियोनिदास जैसा जो वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। तो ये थर्मोपली से जो तुलना की गई थी वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि परमवीर चक्र से जो अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम बताना है। तो एक तो आपके परमवीर चक्र से सबसे पहले जो पुरस्कार मिला था वो जो हवलदार मेजर पीरू सिंह है, और इनको जो सबसे पहले जो परमवीर चक्र मिला था। इनके अलावा आपको और नाम याद कर लेना है। हवलदार जो मेजर पीरू सिंह है, इनके अलावा और नाम जिनको जो परमवीर चक्र दिया गया था। तो ये 2 वो व्यक्तित्व हैं जिनको ये जो परमवीर चक्र मिला था। एक तो कौन है, शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत हैं, और दूसरे आपके ये है मेजर शैतान सिंह। इन दोनों को जो परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको याद कर लेना। इन दोनों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर पीरू सिंह शेखावत है और दूसरे हैं ये शहीद मेजर शैतान सिंह। जो मेजर पीरू सिंह है, ये इनको जो मरणोपरांत जो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म जो होता है वो ये रामपुर बेरी गांव के थे, झुंझुनू जिले के ये निवासी थे, शेखावटी के थे ये। और ये जो शैतान सिंह है, मेजर शैतान सिंह, ये इनका जन्म जो होता है वो जोधपुर में होता है। फिर आपके अगला प्रश्न आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम है जो महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। तो किस वीर को सबसे पहले महावीर चक्र दिया गया? तो सबसे पहला जो महावीर चक्र है वो दिया गया था सूबेदार जो चुनाराम फागड़िया हैं, इनको सबसे पहले जो महावीर चक्र दिया गया था। 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। तो फागड़िया जी है, इनका जो जन्म है वो 1923 में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ की तहसील के डलमास की डाणी गांव में हुआ था इनका जन्म। ये है चुनाराम जी फागड़िया। सैल्यूट करते हैं इन सभी शहीदों को जिन्होंने अपनी जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जो प्राण है वो न्यौछावर किए थे। तो आज भी जब भी जो देश पर कोई संकट आता है तो सैनिक जो होते हैं वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन सभी सैनिकों की हमें सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और कहीं पर भी आपको जो आर्मी के जो लोग दिखे इनको जो सैल्यूट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अभी भी आपने देखा होगा जो घटना हुई है जम्मू कश्मीर की, बहुत निंदनीय घटना है, हम उसकी निंदा करते हैं, और ऐसा उसको पाकिस्तान जो आतंकवादी उनको जो करारा जवाब इसमें मिलना चाहिए। अपने जो देश में जो इसकी जो जवाब में कार्रवाई की जा रही है, और भी इसका जो कड़ा जवाब इसको आतंकवाद के खिलाफ जो देना चाहिए। तो ये जो मेजर जो सूबेदार जी चुनाराम फागड़िया जी हैं, इनको जो पहला परमवीर महावीर चक्र वो दिया गया था। ये 2 महावीर चक्र और परमवीर चक्र, ये दोनों जो शौर्य अलंकरण है, महावीर चक्र के जो नाम आता है वो परमवीर चक्र के बाद आता है। सबसे सर्वोच्च जो शौर्य अलंकरण है वो आपके परमवीर चक्र है, उसके बाद में महावीर चक्र आता है। ये दोनों युद्ध के समय जो वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है, जबकि शांति के समय जो वीरता दिखाई जाती है उसमें जो महावीर चक्र के बाद में जो आता है वो अशोक चक्र आता है, तो उसमें फिर अशोक चक्र दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल के युद्ध में राजस्थान के किन योद्धाओं को सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया था। तो वीर चक्र जो युद्ध के समय दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वीरता पदक है, और यह सम्मान असाधारण वीरता, साहस और त्याग बलिदान के लिए दिखलाने वाले से बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थानी वीर जांबाज निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि मेजर पूरन सिंह है, मोहम्मद अयूब खान है, इसके अलावा आप इसमें नाम लिखेंगे मेघ सिंह राठौड़ है, लांस नायक भंवर सिंह राठौड़ है, ये सभी नाम आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सारे वो विद्यार्थी ये वो सैनिक हैं जिनको जो दिया गया था वीर पुरस्कार। इसके अलावा आपके इसमें कारगिल युद्ध का पूछा गया, तो कारगिल जो युद्ध में जो इसमें आए थे वो आपके शीश राम जी मील हैं, और इसके अलावा ये सभी नाम जो आपको याद कर लेना है, अजय आहूजा हैं कोटा कारगिल युद्ध के, और नायब सूबेदार राम सिंह, ये 3 नाम आपको प्रमुख रूप से इसमें चक्र में याद कर लेना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले किन्हीं 2 सैनिकों के नाम बताना है, और पुलवामा हमला कब हुआ था, और अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पुलवामा जो अटैक हुआ था वो तो सभी को पता ही है, ये 14 तारीख को जो पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें आप जो CRPF के जो जवान शहीद हो गए थे। तो ये पुलवामा जो हमला हुआ था वो ये 14 फरवरी 2019 को CRPF के जो सुरक्षाकर्मी जा रहे थे 78 वाहनों में छुट्टी बिताकर अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे, तो अचानक जो पुलवामा के निकट जो
लेपथोरा इलाके में जो आत्मघाती हमलावर जो 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री लेकर बड़ी गाड़ी को लेकर सुरक्षा कर्मियों के काफिले में घुस गया था और विस्फोट कर दिया था। इसमें जो 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे और 35 से ज़्यादा जो जवान वो घायल हो गए थे। तो ये इसमें आपको नाम याद करना है। इसमें राजस्थान के कौन कौन से शहीद हुए थे, तो इसमें राजस्थान, इस हमले में राजस्थान के जो कोटा जिले के हेमराज जी मीणा है, जयपुर के रोहितांश जी लांबा और भरतपुर के जीतराम, और इसमें राजसमंद के नारायण लाल गुर्जर और धौलपुर के थे भगीरथ जी। इन सभी का जो नाम आपको जो पुलवामा हमले में जो राजस्थान के वीर शहीद हुए थे उनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इनको जो पुरस्कार दिया गया था वो तीसरा जो सम्मान चक्र है, पुलवामा अटैक के बाद में इनको जो चक्र सम्मान मिला था ये वर्धमान है, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। इनको जो तीसरा सर्वोच्च वीर चक्र जो सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये इनको जो प्रमुख जो दिया गया सम्मान था, जो कि अभिनंदन जो विंग कमांडर हैं उनको दिया गया था पुलवामा अटैक के बाद में। इसके अलावा ये पाकिस्तान से लौटने के बाद में अभिनंदन जी इनकी जो पहली पोस्टिंग वो राजस्थान के सूरतगढ़ जो एयरबेस है वहाँ पर दी गई थी। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि राजस्थान में 18 सितंबर की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये सभी को पता है, अभी हमने ऊपर चर्चा कर ली इसकी। तो 28 मई का डेट आपको याद कर लेना है। 28 मई 1857 को जो नसीराबाद है, नसीराबाद से जो इसका जो शुरुआत है वो होती है। राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता में फांसी पर लटकाया गया था, तो ये वो व्यक्ति थे अमरचंद भाटिया। हमने इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, तो इनका नाम आपको याद कर लेना है, अमरचंद भाटिया। ये बीकानेर के थे सेठ थे, ये नगर सेठ थे। तो अमरचंद जो भाटिया हैं इनका नाम आपको याद कर लेना है। इनको जो 18 सितंबर की क्रांति के समय जो सबसे पहले जो राजस्थान के व्यक्ति जिनको फांसी पर लटकाया गया था। और क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, तो नसीराबाद अजमेर से होती है 28 मई को। आप कमेंट करके बता रहे हैं कि राजस्थान में जो क्रांति हुई थी 18 सितंबर की क्रांति, उस समय जो सैनिक छावनियाँ थी वो कहाँ कहाँ पर थी। ठीक है, कमेंट करके आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है, अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के जो मध्य समझौता होता है इसको बालसेविक जो समझौता उसकी संज्ञा दी गई थी। तो ये आपको याद कर लेना है, बालसेविक। ठीक है, तो बोल्शेविक जो समझौता है, बोल्शेविक समझौता उसकी संज्ञा दी गई थी। तो बोल्शेविक समझौता इसमें आपको याद कर लेना है, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो भारत सरकार के जो मंत्री हैं एन.वी. गौडगिल, एन.वी. गौडगिल। तो इनमें आपको नाम याद कर लेना है, एन.वी. गौडगिल है। इनके गौडगिल के द्वारा जो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो किया गया था। अगला प्रश्न है कि गुजरात के नेता जो सिरोही स्थित के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन वो एन.वी. गौडगिल ने किया था 17 मार्च 1948 को। और फिर बात आती है अपने जो सिरोही की जो स्थान है जिसका जो सैलानी के जो प्रमुख केंद्र हैं जो कि सिरोही जिले में स्थित है, वो हमारा माउंट आबू है। देख लेते हैं इसको भी। तो ये प्रश्न आपके यहाँ पूछा है कि गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। तो इसमें आपको क्या बनना है, आबू पर्वत बन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्थित आपके आबू पर्वत को जो सैलानी केंद्र को अपना गुजरात का अंग बनाना चाहते हैं। यानी कि एकीकरण से पहले जो माउंट आबू है, माउंट आबू को जो पहले गुजरात में मिलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ के जो गोकुल भाई भट्ट थे, सिरोही के जो नेता थे, इन्होंने कहा कि ये एकमात्र जो हिल स्टेशन है और ये हमारे राजस्थान में होना चाहिए, हमारे राजस्थान में और भी कोई हिल स्टेशन नहीं है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की आज़ादी में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भगत सिंह को किससे सम्मानित किया गया था। तो देखो ये तो क्वेश्चन है जो टेक्निकली रूप से जो गलत है। इसमें देखो बांग्लादेश का जो आज़ाद हुआ था वो तो 1971 में हुआ था। तो ये तो क्वेश्चन है आपके जो टेक्निकली रूप से जो फॉल्ट है, क्योंकि 1931 में जो इनको फांसी की सज़ा मिल गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी भगत सिंह जी को, और ये बांग्लादेश जो बना था वो तो आपके 1971 में बना था। तो ये तो आपकी जो क्वेश्चन है वो आपके कुछ टेक्निकल इसमें मिस्टेक है, इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इस भारत का जो सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है वो कौन सा है। तो परमवीर चक्र, इसमें आपको नाम याद करना है। तो परमवीर चक्र ये आपका भारत का जो सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। इसके बाद में आपके जो महावीर चक्र आता है, तो इस और जो कि जो युद्ध के समय में वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। तो परमवीर चक्र है, इसका नाम आपको याद कर लेना। परमवीर चक्र है जो भारत का जो सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। के दौरान जो घुसपैठियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर का प्रारंभ किया गया। तो इसका जो उत्तर आपको करना है कारगिल युद्ध। ठीक है, कारगिल युद्ध के दौरान जो घुसपैठियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर प्रारंभ किया गया था। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, और कारगिल युद्ध लिखेंगे।
फिर आपके जो 1-1 नंबर के प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। अब आपके आएंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। तो 11 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आने वाले हैं। 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर सैनिक छावनियाँ थी, उन 6 सैनिक छावनियों को आपको नाम याद कर लेना है। तो ये यहाँ से पूछा हुआ प्रश्न आपकी दूसरा प्रश्न है कि 1857 क्रांति के समय कहाँ कहाँ पर सैनिक छावनियाँ थी। तो जो सैनिक छावनियाँ थी उनका नाम आपको याद कर लेना। 6 सैनिक छावनियाँ थी और 6 ही सैनिक छावनियों के जो नाम है आपको याद कर लेना है। एक तो आपको एरिनपुरा है, एक नसीराबाद है, ठीक है। इसके अलावा आपके ये नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, आपको याद कर लेनी। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। ए नानी ब्याव देखें, एक नानी ब्याव देखें, या ए नानी ब्याव देखें। तो ए से हो जाएगा आपका एरिनपुरा, ठीक है। और ना से हो जाएगा आपके इसमें नसीराबाद, और नी से हो जाएगा नीमच। फिर ब्याव से हो जाएगा ब्यावर, दे से हो जाएगा देवली, और खे से हो जाएगा खेरवाड़ा। तो ए नानी ब्याव देखे या एक नानी ब्याव देखे, ऐसा आपको याद कर लेना है। और भी आपकी कोई ट्रिक हो तो आप इसमें देख सकते हैं। बाकी ये 6 सैनिक छावनियों के नाम आपको याद कर लेना है। एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। और राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो सूत्रपात है वो कहाँ से हुआ था, तो वो नसीराबाद से हुआ था। 28 मई 1857 को इसकी क्रांति की शुरुआत होती है। अगला जो प्रश्न है वो कि कटराथल में 1934 में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किशोरी देवी के द्वारा की गई थी। इसका उत्तर आपको क्या करना है, किशोरी देवी करना है। तो किशोरी देवी का जो डिटेल्स आपको थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। तो ये किशोरी देवी, इन्होंने जो किशोरी देवी ने एक सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर जो किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो ये वही जो 10,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, इसकी जो अध्यक्षता है वो किशोरी देवी के द्वारा किया गया था। तो ये इसमें आपको किशोरी देवी का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न आपका ये है कि महात्मा गांधी ने राजस्थान के किस किसान हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से की थी। तो नीमूचना जो हत्याकांड हुआ था, अलवर किसान आंदोलन, ठीक है। तो इसमें आपको नीमूचना का नाम याद कर लेना, ठीक है। तो नीमूचना जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी जो हत्याकांड की जो तुलना है जलियांवाला बाग से की गई थी। तो ये महात्मा गांधी ने इसकी तुलना की थी। एक के आंदोलन किसने चलाया था, तो एक के आंदोलन जो चला गया था वो मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। मोतीलाल तेजावत जी ने ये मातृगुण्य राशि से इसका जो शुरुआत करते हैं 1921 में। तो मोतीलाल तेजावत का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले जो स्थापित प्रजामंडल है वो आपके जयपुर प्रजामंडल ही है, और इसकी स्थापना किसने की थी, आइए इसका डिटेल से देख लेते हैं। तो जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी ने जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 में। तो ये डेट आपको याद कर लेनी है। कर्पूर चंद पाटनी की जो अध्यक्ष, इनके द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी जयपुर प्रजामंडल की। बाद में इससे जो कई सारे लोग उसमें जुड़े थे, जैसे हीरालाल शास्त्री है, चिरंजीव लाल अग्रवाल है, कपूर चंद पाटनी है, ये सभी जो और इसमें और जुड़े थे, दौलतमल भंडारी है, ये सभी इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि डाबड़ा जो कांड है वो कब हुआ था, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी। तो और एक ये प्रश्न है कि वृहद राजस्थान की राजधानी का चयन करने के लिए किस समिति की जो किस समिति में अध्यक्षता की गई थी। तो ये आपके जो पी सत्यनारायण राव समिति है। कौन सी समिति थी, पी सत्यनारायण राव समिति। तो इसका नाम तो आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर जो चर्चा कर ली इसकी, पी सत्यनारायण राव समिति, इसकी जो अध्यक्षता में समिति की गठन किया गया था कि राजधानी किसको बनाया जाए। तो इन्होंने सलाह दी कि भाई राजधानी जो जयपुर को बना दो, वृहद राजस्थान की जो राजधानी वो जयपुर बना दो। फिर डाबड़ा कांड और इनको भी हम देख लेते हैं। मत्स्य संघ का निर्माण किन देशी रियासतों से मिलकर बना था। तो ये ABCD का नाम आपको याद कर लेना है। ABCD नहीं लिखने आपको वहाँ पे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर नाम इसमें आपको याद रखना है। तो क्या क्या नाम याद रखेंगे इसमें, एक तो अलवर है नाम, इसके अलावा अलवर के बाद में भरतपुर है, अलवर, भरतपुर, और तीसरे नंबर पे आएगा आपके करौली, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपके धौलपुर। तो ये आपका क्रम से याद हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 रियासतें मिलकर जो मत्स्य संघ की जो निर्माण होता है। राजस्थान की जो भूमि की तुलना थर्मोपल्ली से किसने की। तो इसका उत्तर आपको पहले ही बता दिया है, कर्नल जेम्स टोड ने। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो यहाँ की जो भूमि है, राजस्थान की भूमि, इसकी जो तुलना है वो थर्मोपल्ली से की थी। फिर 3 प्रश्न और बचे हुए। डाबड़ा कांड कब हुआ था, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और अभिनंदन कौन है। तो अभिनंदन एक विंग कमांडर है जो कि वहाँ पर जो पाकिस्तान में इनका जो एयरबेस में उतर गए थे ये।
तो बात कर लेते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। तो अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये डेट आपको याद कर लेनी है, अप्रैल 1938 है और डेट है आपके अप्रैल 1938। और माणिक्यलाल जो वर्मा है इनके द्वारा, ये बिजोलिया कहते हैं माणिक्यलाल वर्मा, और इनके द्वारा जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो डाबड़ा कांड कब होता है? तो डाबड़ा कांड जो होता है वो 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डिडवाना परगना में एक गांव में किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक सम्मेलन बुलाया गया था। और इसमें जो लोग वहाँ पे भाग लेने के लिए पहुँचे थे और स्थानीय नेता थे मोतीलाल चौधरी, इनके निवास स्थान पर ठहरे थे। तो यहाँ पर ये एक कांड हुआ था जिसमें जो 25 से ज़्यादा लोगों को जो गहरी चोटें आई थी। तो ये डेट आपको याद कर लेनी है, डाबड़ा कांड की जो सर्वत्र जो निंदा की गई थी। तो ये डेट आपको याद कर लेनी है, 13 मार्च 1947 को ये डाबड़ा कांड होता है। फिर आपके अगले जो प्रश्न है वो आपके 3 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे। 19वीं सदी में राजस्थान में हुए विद्रोह के कारणों को रेखांकित कीजिए। और राजस्थान में जन जागृति उत्पन्न करने में प्रजामंडलों की भूमिका का मूल्यांकन करना है। तो 19वीं सदी में जो भील विद्रोह हुआ था, ये भील विद्रोह यहाँ पे, तो भील विद्रोह के कारण का रेखांकित करना है। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा भील समुदाय के पारंपरिक वन अधिकार और शोषण से वंचित करना तथा मेवाड़ राज्य के जो कुछ सामाजिक और प्रशासनिक सुधार को लागू करने का प्रयास किया गया था। तो प्रमुख विद्रोह के कारण एक तो आप इसमें लिखेंगे वन अधिकारों का हनन, आर्थिक शोषण और सामाजिक प्रशासनिक सुधार, धर्म परिवर्तन का प्रयास और कर्नल जेम्स टोड का हस्तक्षेप और अकेलापन और असमानता, ये प्रमुख कारण थे जिनके कारण जो भीलों ने मेवाड़ में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न आपका ये है कि राजस्थान में जन जागृति उत्पन्न करने में प्रजामंडलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो देखो, इसमें राजस्थान की जो जन जागृति उत्पन्न करने में प्रजामंडलों की भूमिका वो कुछ इस प्रकार से रहती है कि ये संगठन जो रियासतों में लोगों को संगठित करने और उनको अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने में सफल रहे। इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन ने जो सामंतवाद और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। और कौन कौन से इनके प्रमुख योगदान है? तो जनता को संगठित करना, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, इसके अलावा सामंतवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई, किसान आंदोलन को एकजुट करना, रचनात्मक कार्यों को क्रियान्वयन करना, ये कुछ प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा प्रजामंडल ने जो राजस्थान के जो जन जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जो जनता को संगठित किया, सामंतवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किया और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न आपका ये है कि महात्मा गांधी के आंदोलन का राजस्थान की जन जागृति में क्या योगदान रहा? तो इसका भी मैं आपको पढ़ के उसका उत्तर सुना देता हूँ कि महात्मा गांधी ने आंदोलन ने जो राजस्थान की जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण योगदान, खासकर स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता लाने में और उनके अधिकारों को संघर्ष करने के लिए जो महात्मा गांधी है, इन्होंने आदिवासियों को भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग माना और उनके विकास के लिए और उनकी उत्थानकारी भूमिका का समर्थन किया। क्या कि इसका जो प्रमुख योगदान रहा? तो सामाजिक राजनीतिक चेतना का, स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी, आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष, उत्थानकारी भूमिका। इसके अलावा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी जो आदिवासियों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और आदिवासी आंदोलन का गांधी जी ने समर्थन किया। दलित आंदोलन का जो महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। तो ये प्रमुख है जो इनकी जन जागृति में योगदान रहा था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सेवा संघ पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और एक ये है कि मेवाड़ का जो संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय किस प्रकार से हुआ, उसका वर्णन करना है। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना वो 1919 में होती है। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से हुई थी। और इस संघ का उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना था। और दूसरा इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो जागीरदारों और राजाओं को अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा, इस स्थान पर संघ की शाखाएँ खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन में सिरोही और उदयपुर के भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। और संघ ने जो बूंदी, सिरोही, उदयपुर की पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारों का उजागर भी किया और उनकी आलोचना की। और ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से संशंकित थी और मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय ने रामनारायण चौधरी को तो मुक्त कर दिया, परंतु गुप्त को 2 साल का जो कठोर कारावास की सजा मिली थी। और 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पति को कैद किए जाने के बाद सेवा संघ के पदाधिकारी और सदस्यों के परस्पर मतभेद हो गए थे और सने सने जो मतभेद की इकाई चौड़ी होती गई और परिणाम स्वरूप है जो 1928-29 तक जो राजस्थान सेवा संघ जो पूर्णतः जो प्रभावहीन हो गया था। तो ये आप इसमें नाम
लिखेंगे इसका। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राजस्थान का जो संयुक्त राज्य में जो मेवाड़ का विलय हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, और मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान संघ के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों पर टिप्पणी लिखनी है। तो मेवाड़ का जो राजस्थान संघ में विलय, तो 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा का बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल राज्य में अविलंब और पूर्ण उत्तरदायी सरकार है जो शासन की जो सरकार की स्थापना हुई और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग की मांग की गई। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी और महाराणा जो राजस्थान संघ में विलय के लिए प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा था। उन्होंने राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों से जो मेवाड़ के विलय की शर्तों को अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा और रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरे अवसर के इंतज़ार में ही था। तो इस प्रकार से जो अपना जो मेवाड़ का जो राजस्थान संघ में विलय होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का अजमेर विलय में जो समझाना है कि राजस्थान का जो अजमेर विलय, राजस्थान में जो अजमेर का विलय किस प्रकार से हुआ था। तो राजस्थान का में जो अजमेर का विलय, तो ये यहाँ से आप लिखने शुरू करेंगे कि देसी जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की जो राजपूत जो प्रांतीय सभा है उसको सदैव यह मांग रही कि वृहद राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतों वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा था। 1952 के आम चुनाव के बाद वहाँ जो हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बन चुका था। अब वहाँ का नेतृत्व वहीं यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं से इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ ही अजमेर मेवाड़ का राजस्थान में विलय कर दिया गया और इस प्रकार से जो राजस्थान का निर्माण की प्रक्रिया मार्च 1948 से शुरू हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को पूरी होती है। 7 चरणों में राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप सामने आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलवामा हमले की संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और नेक्स्ट आपकी कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका को रेखांकित कीजिए और परमवीर चक्र कब प्रदान किया जाता है आपको नाम लिखना है। तो परमवीर चक्र तो ये आपके युद्ध के समय वीरता दर्शाने के लिए दिया जाता है और सबसे जो सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है वो सैन्य पुरस्कार आपके परमवीर चक्र ही है जो प्रथम राजस्थानी मेजर हवलदार पीरू सिंह को दिया गया था। और अब हम आपको जो पुलवामा अटैक और आपकी जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। तो पुलवामा हमला और अपने राजस्थान के वीर योद्धा। तो पुलवामा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को जो CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो करीब 2500 जो भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग पर अपने 78 वाहनों के साथ गुजर रहे थे। वे सभी जो छुट्टियां बिताकर अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। यह अचानक है जो पुलवामा जिले के निकट जो लेथपोरा के इलाके में जो एक आत्मघाती हमलावर आता है और 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री जो बड़ी गाड़ी लेकर जो सुरक्षा कर्मियों के काफिले के बीच में घुस जाता है और विस्फोट कर देता है। और इस हमले में 40 से ज़्यादा जवान जो शहीद हो गए थे और 35 से ज़्यादा जो जवान है वो घायल हो गए थे। इस हमले की जो जिम्मेदारी वो पाकिस्तान स्थित जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद ने ली थी। हमलावर का नाम कोका पोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास बतलाया गया जो इस हमले में मारा गया था। इस हमले में राजस्थान के जो 6 शहीद जो सैनिक है वो शहीद हो गए थे। इसमें आपके जो कोटा जिले के हेमराज जी मीणा है, जयपुर के रोहितांश लांबा जी हैं और भरतपुर के जीतराम जी हैं और नारायण लाल गुर्जर राजसमंद जिले से और धौलपुर से हैं अपने भगीरथ जी, ये इस हमले में शहीद हो गए थे। और इस हमले में आपको जो ये राजस्थान के प्रमुख शहीद इनके आपको जो विवरण इसमें देखने को मिल जाएगा। ये सभी आप वर्णन इसमें करेंगे। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 24वां क्वेश्चन है कि 18 सितंबर की क्रांति के जो असफलता उसके कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन करना है। बूंदी राज्य में किसान आंदोलन का लेख लिखना है और जन जागृति में समाचार पत्रों के योगदान की व्याख्या करनी है। इसके बाद में आपके जो 2 प्रश्न आएंगे वो आपके 7-7 नंबर के आएंगे और जो कि 28वां प्रश्न होगा 7 नंबर का। राजस्थान के एकीकरण में तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका को रेखांकित कीजिए और एकीकृत राजस्थान के निर्माण के लिए विभिन्न सोपानों का वर्णन करना है कि एकीकरण किस प्रकार से हुआ। इसके अलावा सेना के द्वारा दिए जाने वाले जो विभिन्न सम्मान हैं उनको बतलाते हुए सैनिक सम्मानों को सूचीबद्ध कीजिए उनका जो राजस्थान से संबंधित हैं, या राजस्थान के उन वीरों का जीवन परिचय दीजिए जो युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सैन्य सम्मान से नवाजे गए थे। तो ये टोटल आपके जो 29 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रकार से आपको पूरा जो वर्णन वो करना है। आइए एक एक प्रश्न का उत्तर हम इसमें और डिटेल से देख लेते हैं।
1800 क्रांति की असफलता के कारणों का संक्षेप में वर्णन। फिर आपका नेक्स्ट जो उत्तर इसका ये है कि 1800 की क्रांति की असफलता के कारण क्या है। तो देखो 1800 की क्रांति के कारण है कि राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेज़ों के प्रति झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। इस कई सारे जो देसी राजा थे वो अपने अंग्रेज़ों के साथ में मिल गए थे, उनका सहयोग किया था, जबकि क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया था। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विद्रोह की आंधी को रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार उसका सहयोग किया था। मतलब इसके विद्रोह को रोकने के लिए क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करके इसको जो अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं का स्वतंत्रता का नेतृत्व प्रदान करने तो आमंत्रित किया था, पर इसके बाद जो राजाओं ने जो अंग्रेज़ों का साथ दिया था। दूसरा कारण ये कि राजस्थान के जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, इनमें एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, करौली अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण भी विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया था अंग्रेज़ों को। तो ये एक दूसरा कारण ये था कि क्रांति जो हुई थी वो अलग अलग समय पे हुई थी, इस कारण भी जो अंग्रेज़ों को क्रांतिकारियों से निपटने का मौका मिल गया था। इसके अलावा मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के नरेशों ने जो यहाँ के राजा थे, इन्होंने तात्या टोपे का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया था। इसके अलावा राजस्थान में की 18 जो रियासतें थी, देसी रियासतें थी, उनमें संगठन का और एकता का अभाव था। नेतृत्व करने के लिए मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया, तो नेतृत्व प्रदान करने की बजाय इन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए थे। तो ये भी एक प्रमुख कारण था। पांचवा कारण था इसमें राजस्थान में अनेक देसी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, मतलब एक नेतृत्व नहीं था और नेतृत्व के सर्वथा अभाव था, और क्रांतिकारियों के बीच में आपसी संपर्क भी नहीं था। तो त्याग और बलिदान की भावना तो थी, लेकिन उनको अंग्रेज़ों जैसा रणकौशल नहीं था और न भी अंग्रेज़ों के सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। तो प्रशिक्षण की भी कमी थी और इनका जो रणकौशल भी नहीं था। इसके अलावा क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की भी कमी का सामना करना पड़ा था। छठा कारण है कि अंग्रेज़ों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 को उत्तर भारत के अधिकांश भागों को पुनः नियंत्रण कर लिया था, और इस कारण से जो राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए जो अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। तो ये असफलता के प्रमुख कारण थे। फिर आपका दूसरा प्रश्न ये कि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें विजय सिंह पत्ती की भूमिका का वर्णन करना। तो ये है विजय सिंह पत्तिक। इन्होंने जो क्रांतिकारी थे, ये भारत के प्रसिद्ध, और इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था और विजय सिंह इनको कहा जाता है। और इनका जन्म 1882 को ग्राम गुड़ावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कर्मभूमि राजस्थान रही, जबकि जन्मभूमि उत्तर प्रदेश रही। विजय सिंह पत्तिक ने वीर भारत सभा की और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, और संपूर्ण भारत में जो किसान आंदोलन के जनक और चोटी के क्रांतिकारी कहे जाते हैं। तो इनका गहरा संबंध भी बिजोलिया किसान आंदोलन से था, जो कि 44 वर्षों तक चला, 3 चरणों में, 1897 से लगा के 1941 तक। और इसका नेतृत्व जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी विजय सिंह पत्तिक ने किया था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति के क्रांतिकारियों की भर्ती प्रशिक्षण की भूमिका निभाई, और साथ में जो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी अपनी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि बूंदी के राज्य में हुए किसान आंदोलन पर एक लेख लिखना है, और राजस्थान की जन जागृति में आपके समाचार पत्रों का योगदान की व्याख्या करनी। तो ये है बूंदी का किसान आंदोलन, और बिजोलिया और बेगू के किसान आंदोलन के समान ही है। जो बूंदी राज्य के किसानों में भी अनेक प्रकार की लाख बाग थी, 25 प्रकार की लगभग लाख बाग थी। बेगार और ऊंची दरों की लगान रकम देनी पड़ती थी, और बिजोलिया और बेगू के आंदोलन की अत्यधिक प्रभावित हुए लोग किसान वहाँ के, और अप्रैल 1922 को बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन ने जो बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता जो पंडित नैनूराम शर्मा थे, उनके हाथों में था। बूंदी के राज्य ने इन किसानों पर जो अत्याचार प्रारंभ कर दिया। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई, और 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई थी, और सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर जो पुलिस ने निष्ठुरता से जो लाठी का प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें जो नानक भील और एक देवलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। बूंदी राज्य की इस घटना की सब जगह पर निंदा की गई, और बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ जो शिकायतों का निवारण किया, और लाख बाग बेगार की कुछ रियायतें दी गई थी। तो इस प्रकार से आपको जो बूंदी का जो किसान आंदोलन है उसका पूरा वर्णन इसमें लिखना है। किसान आंदोलन के राज्य की ओर से दी गई रियायतों को पूर्णतः स्पष्ट संतुष्ट नहीं थे। वे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ का मार्गदर्शन मिलना उनको बंद हो गया था। 1923 के अंत तक आंदोलन समाप्त हो गया था, और 1936 में एक बार पुनः जो बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर शुरू हुआ था।
फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राजस्थान के एकीकरण के जो तत्कालीन जो सरकार का जो भूमिका का वर्णन करना है, या फिर एकीकरण में राजस्थान का निर्माण कितने चरण में हुआ उसका पूरा वर्णन करना है। और सेना के द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों के बारे में बताते हुए सैनिकों के नाम लिखना जो कि राजस्थान से संबंधित हैं, और उनकी वीरता का जो पुरस्कार दिया गया था उनका भी नाम आपको लिखना है। या राजस्थान के उन वीरों का जीवन परिचय दीजिए जिनको युद्ध में वीरता दिखाने हेतु सैन्य नवाज सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान का जो एकीकरण होता है वो आपके 7 चरणों में पूरा होता है। इसमें आपके जो पहला चरण आता है वो आपके मत्स्य संघ आता है, और मत्स्य संघ में आपके जो 4 रियासतों का जो विलय किया गया था, इसमें आपकी कौन कौन सी रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये प्रथम चरण में हुआ था 18 मार्च 1948 को, ये पहले शुरुआत होती है। दूसरा चरण होता है आपके राजस्थान संघ का, जो कि 3 मार्च 1948 को, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतों को मिलाकर के राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। इसके बाद में जो मेवाड़ का विलय होता है, और मेवाड़ का जो विलय होता है राजस्थान संघ में, वो आपके जो तीसरे चरण में मेवाड़ का जो विलय वो 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, लेकिन ये टाल दिया गया था। फिर बाद में 18 अप्रैल 1948 को पंडित जो नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन करने के लिए उदयपुर पहुंचते हैं। इसके बाद में जो संयुक्त राजस्थान के बाद में वृहत राजस्थान का निर्माण होता है, जिसमें बड़ी बड़ी जो रियासतें थी, जो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, ये रियासतों का जो विलय राजस्थान संयुक्त राजस्थान में किया गया था। और इसी दिन है जो पूरा जो राजस्थान है वो बना था, यानी कि लगभग जो बड़ा जो राजस्थान है वो इसी दिन बना था। 30 मार्च 1949 को बना था, और इस दिन जो विधिवत जो उद्घाटन भी किया गया था राजस्थान का, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और हीरालाल शास्त्री को इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके अलावा जो इसके राज प्रमुख बनाए गए थे, वो राज प्रमुख जो बनाए गए थे वो वहाँ के मान सिंह जो राजा थे उनको राज प्रमुख बनाया गया था। ये पूरा वर्णन आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कि कौन से चरण में कौन से जो रियासतों का जो विलय वो किया गया था। ठीक है, 7वें चरण का नाम इसमें आप लिखेंगे, और इनकी डेट वगैरह आप यहाँ से जो कौन कौन से चरण में कौन कौन से जो रियासत का विलय किया गया था। सिरोही का जो विलय है वो आपके 6ठे और 7वें चरण में हुआ था। अजमेर का जो विलय है वो आपके 7वें चरण में हुआ था। मेवाड़ का विलय आपके इसमें तीसरे चरण में होता है, और जो मत्स्य संघ है उसका विलय आपके 5वें चरण में होता है। ठीक है, तो ये आपके नाम वगैरह आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके एक प्रश्न ये था कि जो शौर्य जो जिनको वीरता पुरस्कार मिला उनके नाम आपको लिखना है। तो वीरता पुरस्कार की बात करें तो वीरता शौर्य परंपरा जो वीरता पुरस्कार में आपको नाम लिखना है। सबसे पहले जो शहीद मेजर पीरू सिंह है शेखावत, इनको परमवीर चक्र मिला था सबसे पहले, और सबसे पहले जो परमवीर चक्र है वो 1952 में इन्हीं को मिला था। ये भी नाम आपको याद करना है। इसके बाद में इनके बाद में जो शहीद मेजर शैतान सिंह है उनको 1963 में मरणोपरांत जो महावीर परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र एक भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो कि मुख्यतः जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की जो शूरता, वीरता, त्याग, बलिदान को दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये दोनों का नाम आपको याद कर लेना है। हवलदार जो मेजर पीरू सिंह है, इनका जन्म जो होता है वो इनका जन्म जो है मेजर जो पीरू सिंह है, इनका 20 मई 1918 को ये रामपुर जो बेरिया गांव है झुंझुनू में, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और फिर सेकंड नंबर पे आते हैं ये शहीद मेजर शैतान सिंह, जो कि ये जोधपुर के निवासी थे ये, और ये बाणासुर गांव के निवासी थे। जोधपुर में गांव है बाणासुर, इनको बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है, शैतान सिंह जी। और इनको भी जो दूसरे नंबर पे जो परमवीर चक्र मिला था। ये जो 1961-62 की जो चीन के साथ में जो हमला हुआ था, उस समय इन्होंने जो 1962 में जो 13वीं जो बटालियन थी, कुमायूनी बटालियन, उनकी जो सी कंपनी थी, उनके में ये जो प्रमुख थे ये। इनके अलावा आपको जो प्रमुख जो महावीर चक्र विजेता है राजस्थान के, उनका नाम याद कर लेना है। एक तो महावीर चक्र जो है वो परमवीर चक्र के बाद में दूसरा सबसे ऊंचा जो शौर्य अलंकरण है, जो युद्ध के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है, और मुख्यतः जो उच्च कोटि की जो युद्ध के समय जो शूरता, त्याग, बलिदान के लिए दिया जाने वाला ये सैनिक वीरता पुरस्कार है। राजस्थान के इनमें नाम याद कर लेना आपको। सूबेदार चुनाराम फागड़िया, जो चुनाराम फागड़िया हैं, इनको सबसे पहले जो पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया था। इनका जो जन्म है चुनाराम फागड़िया का वो सीकर जिले में होता है। लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की डाणी में इनका जन्म होता है, और भारत सरकार ने इनको जो महावीर चक्र प्रदान किया गया था। शहीद सैनिक डोकल सिंह को भी जो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई के में जो जोधपुर जिले के जो सेखला जुनावास गाँव में जन्मे बहादुर
सैनिक डोकल सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म जो होता है वो आपके 1 दिसंबर 1923 को हुआ था और 21 साल की आयु में वो 1944 में भारत की सेना में 6 जो राजपूताना राइफल्स उसमें शामिल हो गए थे और मरणोपरांत इनको महावीर चक्र दिया गया था। इनके बाद में ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत हैं। इनका जन्म 2 नवंबर 1923 को होता है और 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय वो रघुवीर सिंह 18वीं राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे। फिर इनके बाद में नाम आता है कर्नल जो है वो उदय सिंह बाटी हैं और कर्नल उदय सिंह बाटी एक ऐसे वीर सपूत हैं जिनको 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि जोधपुर के शेरगढ़ से इनका संबंध है। और फिर इनके बाद में नाम आता है लेफ्टिनेंट कर्नल हनोत सिंह। इनका जन्म जो जसोल बाड़मेर में होता है और 1971 की जो भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई थी उस समय ये हॉर्स कमांड थे जोधपुर में। और 1971 की जो युद्ध हुआ था उनमें जो पाकिस्तान की ओर से इनको फ़ख्र ए हिंद की जो उपाधि से इनको नवाजा गया था और 2015 में इनका निधन हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह जी ये जयपुर के थे और ये 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी विशेष पैरासूट रेजिमेंट के साथ चचेरो और वीरवाह पोस्ट पर तैनात थे ये। इसके अलावा आपको नाम याद करना है कैप्टन चंदन सिंह, और कैप्टन चंदन सिंह को जो महावीर चक्र मिला था। इसके अलावा नाम याद करना है नायक सुगन सिंह, नागौर जिले के निवासी थे ये, इनको भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल, ये इनका जन्म जो 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के जालरा गांव में हुआ था और इनको भी जो महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो मरणोपरांत 15 अगस्त 1999 को ये महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। फिर है राजस्थान के अशोक चक्र विजेता। तो अशोक चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र के बाद में तीसरा सबसे बड़ा जो शौर्य अलंकरण है अशोक चक्र, जो कि शांति के समय जो वीरता दिखाने के लिए सबसे दिया जाने वाला ऊंचा पदक है। और इसमें अब तक जो भारत में 83 लोगों को दिया जा चुका है। इसमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह है और सूबेदार लाल सिंह है, सूबेदार मान सिंह है, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया था। जयपुर के लेफ्टिनेंट जो PN दत्त हैं और ममडोला हैं। सीकर के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ हैं, सूबेदार सुरेंद्र सिंह यादव हैं और 2003 में इनको जो अशोक चक्र प्रदान किया गया था। और पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को ये 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। फिर राजस्थान की कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और वीर चक्र सेना मेडल से सम्मानित होने वाले प्रमुख जो वीर सेनानी, इस प्रकार से इनका भी नाम आपको याद करना है। तो अब तक है जो कीर्ति चक्र की भी जो शांति के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाने वाला प्रमुख है जो अलंकरण है। अब तक है जो भारत में 458 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। और राजस्थान के चूरू जिले के लखनऊ के बहादुर सैनिक कैप्टन करणी सिंह राठौड़ हैं, मेजर सुख सिंह शेखावत हैं, रामदास हैं, जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौड़ हैं, राणे राव हैं और जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़ हैं। इसके अलावा मेवाड़ के रणशेर सिंह राणावत हैं और 1995 में जो चित्तौड़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह, गांव दानी दौलत सिंह, अलवर जिले के जो कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख व्यक्ति थे जिनको जो ये कीर्ति चक्र से सम्मानित जिनको किया गया था। तो ये प्रमुख नाम है जिनका नाम आपको अच्छे से याद करना है। शौर्य चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थानी, जिसमें आपको ब्रिगेडियर बाघ सिंह है, नरपत सिंह है राठौड़ और सार्जेंट जगमाल सिंह है, मेजर रणवीर सिंह शेखावत, इनका प्रमुख नाम आपको इनमें याद कर लेना है। तो ये प्रमुख वो व्यक्तित्व हैं जिनको जो सैन्य जो सम्मान इनको दिया गया था। इनके अलावा जो अपना जो पुलवामा में जो शहीद हो गए थे अपने सैनिक, उनके भी नाम आपको, राजस्थान के जो सैनिक हैं उनका नाम आपको याद करना है। रोहितांश लांबा है जिनका जो ये राजस्थान के शहीद हुए थे, ये इनका जो जन्म वो जयपुर ज़िले में हुआ था। और भागीरथ हैं, इनका जन्म धौलपुर ज़िले में हुआ था। नारायण लाल गुर्जर ये राजसमंद जिले के निवासी थे, बिनोल गाँव के। और जीत राम जी गुर्जर ये भरतपुर ज़िले के निवासी थे। और फिर बात कर लेते हैं हेमराज मीणा की, ये कोटा ज़िले के थे और सांगोद तहसील के थे, विनोद खुर्द गांव के। और ये इन सभी को जो राजस्थान सरकार की ओर से इन पुलवामा में जो शहीद हुए थे उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी, इन पर के परिवारों के प्रति जो संवेदना व्यक्त की गई थी। और सरकार ने जो इनको, राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद होने वाले राजस्थान के 5 जवानों को 25 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए के साथ जो 25 बीघा ज़मीन या फिर 1 लाख रुपए और MIG फ्लैट दिया जाने की घोषणा की गई थी। तो
तो ये प्रमुख आपके जो प्रश्न उत्तर थे इस पेपर के, मैंने आपको इसमें समझा दिया। और आपके जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके इसमें से ये प्रश्न बनेगा आपके कि राजस्थान में जो शौर्य परंपरा है उसका उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, या फिर पुलवामा में जो शहीद हुए सैनिकों का परिचय दीजिए। इसके अलावा आपके जो ये प्रश्न है, ये पार्ट के पीछे के जो प्रश्न उनको एक बार आपको ज़रूर देखना है। आपके 5वां, 6ठा और 7वां पार्ट, इन्हीं तीनों पार्टों में से आपका जो पूरा जो पेपर वो कवर होगा। 70 नंबर का जो पेपर आपके इन तीनों पार्टों से कवर होगा। और भी मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पुलवामा हमले की संक्षिप्त टिप्पणी आपको बतानी है, अभिनंदन के बारे में बताना है, कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका को रेखांकित करना है। आपके प्रश्न आ सकता है कि परमवीर चक्र जो किस योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये आपके जो वीरता के लिए, युद्ध के समय वीरता के लिए दिया जाता है। और पीरू सिंह शेखावत के बारे में आप क्या जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो आपके प्रश्न बनेंगे वो आपके इससे पहले वाले जो एकीकरण वाला पार्ट है, 25 नंबर का पार्ट है, ये भी इसमें आपको ये देखना है। 2 ही क्वेश्चन निबंधात्मक 19 में से आपकी एक प्रश्न जरूर यहाँ देखने को मिलेगा। एकीकरण की विभिन्न चरणों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है और तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका को रेखांकित करना है। मध्य संघ के निर्माण की घटना को समझाइए। मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय किस प्रकार हुआ, और राजस्थान का सिरोही में विलय, राजस्थान में सिरोही का विलय किस प्रकार से हुआ, उसका वर्णन आपको करना है। बाकी ये समिति का जो नाम है मैंने आपको बता दिया, पी सत्यनारायण राव समिति है। और इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट पार्ट है वो लास्ट जो ये वाला पार्ट है जो कि 20 नंबर का पार्ट है, ये इसमें आपको प्रजामंडल आंदोलन की प्रमुख भूमिका का वर्णन करना है। और राजस्थान की जो जनजागृति में कांग्रेस की जो भूमिका उसका वर्णन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए कि राजस्थान की जनजागृति में महात्मा गांधी के आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, और सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे, राजस्थान जनजागृति में राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को समझाइए। तो यहाँ से आपकी जो प्रश्न बनेंगे और इन्हीं 3 पार्ट के जो प्रश्न आपको ज़्यादा तैयार करना है। बाकी के पार्ट तो आपको याद होंगे और ने टेस्ट भी दे दिया होगा। टेस्ट नहीं दिया हो तो आप टेस्ट ज़रूर दे देना। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो अपने सभी जो PYQ देखने हैं पुराने पेपर, तो आपको अपने ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप के अंदर कक्षा 9 की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप ज़रूर देख लेना। टेस्ट सीरीज़ में से खूब सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और पुराने पेपर आपके जो भरपूर पड़े हुए, जो विद्यार्थी उन पुराने पेपर को आप एक बार जो विजिट कर लेगा, उनमें जो अगर उनको तैयारी कर लेगा तो 600 में से आराम से जो अच्छा स्कोर वो प्राप्त करेगा। 100 में से आपके जो 95 प्लस की जो गारंटी मेरी है, अगर आप उन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। अगर आपका भी सपना इस बार अच्छा स्कोर करने का, तो उस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज़ मात्र नाम मात्र की शुल्क में आपको मिल रही है, मात्र 99 के रुपये में आपको ये मिल जाएगी। तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें, क्योंकि इससे आपको जो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जो टॉप 3 में आपको जो शामिल होगा बच्चा, उन टॉप 3 बच्चों को मिलेंगे 1100 की पुरस्कार राशि। तो आपको भी ये ज़रूर विजिट करनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, और ये 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि आपको भी प्राप्त करनी चाहिए। जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपकी सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड की, उनसे आपको कोई फ़ायदा मिला या नहीं मिला, सभी आपको जो कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी की वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अपनी कक्षा के सभी बच्चों को चैनल के बारे में, ऐप के बारे में ज़रूर बताना, और उनको भी अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर जोड़ना। तो जल्दी मिलते हैं आपको इस विषय के और भी पेपर के साथ में अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड करके इसके ऊपर आप जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। आपके पास भी कोई पेपर हो तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं, सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। 75 68 35 0069, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप केवल मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर देना, कॉल आप नहीं कर पाएंगे।